जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग ये सिक्के से पढ़ने वाले हैं। जो सिक्का है, सिक्के के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। देखिए अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप शुरू से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आपका ये पॉकेट जीके है, जो खान सर ने अपने आप से बनाए हैं, उसका पॉकेट जीके है। आप लोग इसको पढ़ के आराम से आप लोग कोई भी जॉब को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को इन तक देखिएगा। देखिए ये पार्ट नंबर आपका 3 है। ठीक है, आप लोग 1 और 2 जाकर जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से पूरा पॉकेट जीके पढ़ाने वाले हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, अभी हिस्ट्री चल रहा है, ये खत्म होने के बाद आपका जियोग्राफी चलेगा। तो आप लोग सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग सिक्के पढ़ेंगे, सिक्के। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सिक्के के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जो सिक्कों का अध्ययन करता है या सिक्के का अध्ययन करने वाले को मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। तो सिक्के का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्री। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्री कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। जो पुराना सिक्के हैं वो क्या क्या मतलब कौन कौन पदार्थ से बनते हैं? तो तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। यानी कहने का मतलब यह है, जो पुराने वाले सिक्के हैं तो पुराने वाले सिक्के का निर्माण होता था तांबा, चांदी, सोना और सीसा और धातु के। समझ में आ रहा है? तो धातु से ये सब सिक्के बनते थे पुराने जमाने के। चलिए आगे देखते हैं। जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम, प्राचीनतम मतलब पुराना, पुराने सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। तो आहत सिक्के किसको कहते हैं? पुराने सिक्के को। पुराने सिक्के को आहत सिक्के भी कहा जाता है। इसी को साहित्य में, इसी को साहित्य में कसारपन कहा जाता है। यानी कि पुराने सिक्के को ही साहित्य में आपको कसारपन कहा जाता है। कसारपन, ठीक है, यानी कि आहत सिक्के को ही आहत सिक्के को ही आपका साहित्य में कसारपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया, किसने प्रारंभ किया? तो यवन शासकों ने। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। तो सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया? तो यवन शासकों ने, यवन शासकों ने। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाणित होता है। यानी कि अगर आप कनिष्क के सिक्का देखिएगा तो उससे मतलब मालूम चलेगा कि जो कनिष्क है वो बौद्ध धर्म को, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। यानी कि वो बौद्ध धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म का वो मतलब है, कहने का मतलब कि वो बौद्ध धर्म को अच्छे तरीके से समझता था और उसी में वो व्यर्थ था। ठीक है, तो कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाणित होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप कनिष्क के सिक्का देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि जो कनिष्क है, कनिष्क का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, कनिष्क का जो रिलेशन है कनिष्क का, वो आपका बौद्ध धर्म से है। चलिए आगे देखते हैं। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। जो इंडो यूनानी हैं और इंडो सिथियन हैं, ये शासक थे। ठीक है, इंडो यूनानी और इंडो सिथियन ये शासक थे और इस शासक के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या थे? तो सिक्के। इस शासक के प्रमुख स्रोत सिक्के हुआ करते थे। यानी कि इंडो यूनानी और इंडो सिथियन ये जो दो शासक हैं, इनके इतिहास के प्रमुख स्रोत आपका सिक्के हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि इंडो यूनानी और इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो सिक्के हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, सिक्के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। आरंभिक, आरंभिक मतलब शुरुआती दौर में। तो शुरुआती दौर में, प्रारंभिक दौर में
जो सिक्के थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के चांदी के हुआ करते थे, चांदी के सिक्के, ठीक है। तो अधिकतर यानी कि सबसे शुरुआती दौर में जब सिक्का बनने का स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम सबसे ज़्यादा सिक्का चांदी का हुआ करता था, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। और तांबा के सिक्के क्या थे? बहुत कम। चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा थे और तांबा के सिक्के सबसे कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। जो ये सिक्के थे पंचमार्क सिक्के कहलाते थे, यानी कि आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के ही आपको पंचमार्क सिक्के कहलाते थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आपको पूरा ये पॉकेट जीके पूरा एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, पूरा लाइन बाई लाइन, और पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। और देखिए दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ देखिए, रोमन सिक्के अरिक मेडू यानी कि पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। जो रोमन सिक्के हैं, रोमन सिक्के वो अरिकमेडू को पुडुचेरी के पास, अरिकमेडू पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुआ है। यानी कि क्वेश्चन आता है कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अरिकमेडू पुडुचेरी के पास से, ठीक है। अरिकमेडू पुडुचेरी के पास से रोमन सिक्के प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। तो जो उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली है, उत्तर भारतीय मंदिरों की जो कला शैली है उसको नागर शैली कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर भारतीय मंदिरों किस कला शैली में रचा गया है, तो नागर शैली में, ठीक है। तो उत्तर भारतीय मंदिरों की जो कला शैली है वो नागर शैली कहलाती है, नागर शैली। और जो दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली है उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। तो देखिए, जो उत्तर भारत के मंदिर है वो आपका नागर शैली में है, और दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो आपका द्रविड़ शैली में है, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि द्रविड़ भारतीय मंदिरों को आपका द्रविड़ शैली में और उत्तर भारतीय मंदिरों को नागर शैली कहते हैं। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। तो देखिए, बेसर शैली के मंदिर किसे कहते हैं, तो जिनमें द्रविड़ शैली और आपका नागर शैली, ठीक है, नागर और द्रविड़ दोनों शैलियां मौजूद है, उस शैली को हम लोग बोलते हैं बेसर शैली। यानी कि दक्षिणायन के वे मंदिर जो आपके नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग उसमें हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसर शैली कहा जाता है, बेसर शैली के मंदिर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जन साधारण की धार्मिक अवस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जो कुषाण काल में, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्ति का निर्माण हुआ उसको वो धार्मिक अवस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान उससे मिलता है। यानी उससे पूजा स्थल यानी कि धार्मिक अवस्था और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है कि कुषाण काल में भी मूर्ति कला का निर्माण हुआ था, गुप्त काल में भी और गुप्त उत्तर काल में भी मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। तो इससे हम लोग को यह मालूम होता है कि कुषाण काल, गुप्त काल और उत्तर काल से हमको यह मतलब मालूम चलता है उस टाइम भी धार्मिक अवस्थाओं थी और मूर्ति कला भी उस टाइम थी। चलिए नेक्स्ट है, भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। यानी कि भरहुत, बोधगया और सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। तो झांकी कहाँ कहाँ मिलती है, तो भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में झांकी मिलती है, ठीक है, झांकी आप लोग अच्छे से देख लेंगे।
चलिए आगे देखिए, अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता सर्वकालिक है। कहने का मतलब यह है कि अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता सार्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। जिससे हमको क्या मिलती है, तो गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। तो देखिए हम लोग पूरा सिक्के के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। ये जो टॉपिक है आपका सिक्के, तो इसमें जितना भी टॉपिक है हम लोग अच्छे तरीके से समझे हैं। आप लोग वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से यानी कि साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वैदिक साहित्य हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ये पॉकेट जीके को। तो अगर आप लोग भी पॉकेट जीके पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्त वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और देखिए कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा और समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यह वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।